हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोग्राम है उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट कोड का एग्जाम देना पड़ेगा, क्या कोर्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं थ्रू सीयूईटी इन 2025, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको पता ही है कि अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छा कोर्स होता है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें हम लोग टोटली डिटेल में सीट्स के बारे में, कौन सा एग्जाम देना है, क्या सिलेबस होगी, सब चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार जो दो डिफरेंट कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर एमए इंटरनेशनल रिलेशन। पहले जो है आपका ईस्ट एशियन स्टडीज का प्रोग्राम होता था, लेकिन इस बार जो ईस्ट एशियन स्टडीज के साथ साथ अफ्रीकन स्टडीज का भी जो कोर्स है वो इंक्लूड किया गया है। दिस मीन्स अब जो है ईस्ट एशियन स्टडीज के साथ आपको अफ्रीकन स्टडीज में भी एडमिशन मिल सकता है। पहले क्या था कि अफ्रीकन स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम था, लेकिन इसको जो है अब जो है एमए लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये दोनों प्रोग्राम आपका मान के चले कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज होता है, एरिया स्टडीज, तो ये जो है आपका एरिया स्टडीज का प्रोग्राम हो जाता है। जैसे जेएनयू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जेएनयू में एक नया इस बार प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया एरिया स्टडीज में, वो है आईआर और वेस्ट एशिया स्टडीज। तो इसी तरीके से जैसे वेस्ट एशिया में आपको वहां का स्पेशलाइजेशन बनाया जाता है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं डीयू के मामले में, तो यहाँ पे ईस्ट एशियन स्टडीज। तो ईस्ट एशियन में बेसिकली आपको थ्री डिफरेंट जो है कंट्रीज के बारे में पढ़ना होता है, चाइना, जापान, कोरिया। और अफ्रीकन स्टडीज में आपको पूरा कंप्लीट अफ्रीका इंडिया का रिलेशन, उनका स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो इन सब चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको वहां का एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आप अपने आप को देख सकते हैं, जब आप जो है 2 साल के बाद ये प्रोग्राम कवर अप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक तो हम लोग ये जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो सीयूटी में इंक्लूड कर दिया गया है। दिस मीन्स आपको जो सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा, 2025। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, यूजुअली जितने जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आईआर के कोर्सेज को जो है आपका एच यू क्यू पी 18 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसी के साथ ही इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, इसके लिए सब्जेक्ट कोड जो है ये डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको COQP11। अब COQP11 जो है एक जनरल कोड है, मतलब आप इसमें कहीं पे भी आपको जो स्पेशलाइजेशन, जब आप सोच रहे हैं कि ईस्ट एशियन स्टडीज में या वेस्ट या अफ्रीकन स्टडीज में एडमिशन लेंगे, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। ये एक जनरल पेपर है, और यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार हम लोग देख लेंगे इसका सिलेबस भी क्या होगा। लेकिन सिलेबस से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें सीट्स कितनी है और सारा डिटेल्स। अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप जो है एलिजिबल है। और यहाँ पे आपको कौन सा पेपर का एग्जाम देना है, COQP11 का एग्जाम देना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं ईस्ट एशियन स्टडीज का, तो इसमें टोटल जो है, आप यहाँ पे जैसे कैटेगरी 2 देखिएगा, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी 2 नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 में एडमिशन होगा, तो ये भी अच्छी बात है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 19 सीट्स हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीट है, ओबीसी 13, ईडब्ल्यूएस आपका 6 सीट हो जाता है। कैटेगरी 2 नहीं है क्योंकि अंडर ग्रेड लेवल पे ये कोई प्रोग्राम है ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैटेगरी 2 जो है यूजुअली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन का कोर्स किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई अंडर ग्रेड लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, तो इसलिए कैटेगरी 2 में एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कैटेगरी 1 में ही एडमिशन होगा। तो ये एक चीज हो जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अफ्रीकन स्टडीज का। सो अफ्रीकन स्टडीज के लिए भी आपका बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने बीटेक किया है, बीए किया है, प्रोग्राम किया है, कुछ भी किया हो, आप जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप एलिजिबल है। अगेन कौन सा पेपर देना पड़ेगा? COQP 11, मतलब एक ही सिंगल एग्जाम देने से आप जो है अफ्रीकन स्टडीज या ईस्ट एशियन स्टडीज जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कोई आपका कैटेगरी 2 का कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ कैटेगरी 1 में होगा। अनरिजर्व्ड 17 है, शेड्यूल कास्ट 6 है, शेड्यूल ट्राइब 3 है, ओबीसी 10 है और ईडब्ल्यूएस 4 है। तो ये आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाता है कैटेगरी वाइज। सो एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि रिलेटिवली अफ्रीकन स्टडीज का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम है इन कंपैरिजन टू आपका आपका ईस्ट एशियन स्टडीज का। ठीक है, लेकिन ये भी इतना एनफ सीट है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो COQP है ये आपका जो जनरल पेपर है, तो इसके यहाँ पे जो क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे वो जनरल ही पूछा जाएगा। आपका 75 क्वेश्चन तो होगा और ये सारा 75 क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। पर क्वेश्चन आपको 4 करेक्ट मार्क्स मिलते हैं अगर आपने सही आंसर दिया, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो -1 हो जाएगा। तो सिलेबस क्या क्या होगा? तो एक तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज के साथ-साथ हो सकता है एंटोनिम, सिनोनिम, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपसे पूछ लिया जाए। दूसरा हो जाता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो इसमें यूजुअली करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपके जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो बेसिक नॉलेज है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तीसरा हो जाता है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ से भी आपके जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछे जाएंगे, और इसमें भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल आपके कमांड कौन कौन से हैं, शॉर्ट कीज कौन कौन से हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल CPU, तो वो पूछ लेगा CPU का फुल फॉर्म क्या है, SSD का फुल फॉर्म क्या है, HDD का फुल फॉर्म क्या है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका आना चाहिए और इसी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में फॉर एग्जांपल कैलेंडर हो जाता है, डेट टाइम हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पूछा जाएगा। एक बार हम लोग सेपरेटली जो है पूरा COQP 11 का सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में आ जाता है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या है कि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है वो इसमें आ जाता है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपसे जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये पूछ लिया जाएगा, जैसे बोर्ड डिस्टेंस टाइम हो जाता है, एरिया वर्क हो जाता है, मेजरमेंट होता है। तो जो 9-10 का मैथमेटिक्स का बुक है एनसीईआरटी का, वो आप बोल सकते हैं कि इसका सिलेबस हो जाता है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखिए COQP का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो वास्टनेस होता है ना, वो उसके कारण थोड़ा सा जो है आप ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है। प्लस जनरल पेपर COQP एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल टिस में भी इसी से एडमिशन होता है, DU LLB में भी इसी से एडमिशन होता है, इसलिए बहुत सारे और लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक देखिएगा तो अराउंड 75,000 स्टूडेंट्स ने COQP 11 का एग्जाम दिया था। अब वो सारे लोग COQP 11 का एग्जाम दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ बेस्ट यूनिवर्सिटी मुझे कौन सा चूज करना है। और इस बार तो पंगा ये भी हो गया है कि यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए नहीं मिल रहा। दिस मीन्स स्टूडेंट क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड वो सोचेंगे कि हाँ मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपको जो है इस बार इस सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग 844-887-8849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको जो सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। बाकी जनरल पेपर के लिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सेपरेटली तो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप अगर सिलेबस नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सिलेबस भी शेयर कर दिया जाएगा। और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का कंपोजिशन क्या होता है, सेपरेट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ये एक ऐसा पेपर है जो आराम से 2 महीने में 2 मंथ्स में आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब फेब मार्च आपके लिए अराउंड 2 मंथ्स भी नहीं चाहिए, 40-45 डेज सफिशिएंट हो जाता है।
जनवरी चला गया, मान के चलिए कि हाँ फेब और मार्च 15 तक में, तो 45 डेज आपके लिए सफिशियंट होता है इस कोर्स में अगर आप प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल मैसेज करके या वीडियो में कमेंट करके भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।